हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, जिसको काइनेटिक थ्योरी आप गैस को कहा जाता है या फिर इसको अणुगतिक सिद्धांत भी कहा दिया जाता है, अर्थात मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। मुख्य रूप से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहा जाता है, शॉर्ट में इसको केटीजी कहते हैं। ये थ्योरी वास्तव में हमको इस लेसन की शुरुआत में पढ़नी थी, क्योंकि इसी थ्योरी की मदद से बायल के नियम, चार्ल्स के नियम, एवोगैड्रो के नियम, गै-लुसाक के नियम, जिससे हमने आइडियल गैस इक्वेशन अर्थात आदर्श गैस समीकरण बनाए हैं, वो डिराइव किए जाते हैं। अर्थात इस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अर्थात अणुगतिक गैसों का अणुगतिक जो सिद्धांत है, इसी के को आधार मानकर जो बाकी गैस के थ्योरी हैं वो बनाए गए हैं। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि इस थ्योरी के आधार पर गैसों के अलग अलग नियम बनाए गए हैं। ठीक, अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि वास्तव में क्या होता है। ये थ्योरी गैस के गुण के बारे में बताएगी, स्पेशली गैस कौन सा गुण शो करेगा अलग अलग स्थिति में, अर्थात ताप या दाब, इन सब चीज़ों की स्थिति में, जो कि हमने अलग अलग नियम के माध्यम से पढ़ा हुआ है। तो इसको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को। सबसे पहले है कि प्रत्येक गैस बहुत ही छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें अणु कहा जाता है। जैसे कहने का अर्थ है कि जो गैस होते हैं उनके जो पार्टिकल हैं उनको कहा जा रहा है मॉलिक्यूल अर्थात अणु। और अणु हम जानते हैं कि वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जो छोटे कण रहते हैं वैसी। तो यहाँ पे हम पढ़ने के लिए अपनी सुविधा की दृष्टि से गैस के जो पार्टिकल रहेंगे उनको अणु कहेंगे। जैसे मैं मान लो एक कंटेनर ले लिया इस तरीके से, और इसके अंदर यदि ये छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, इन्हीं पार्टिकल को हम बोल रहे हैं गैस के अणु। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पहला समझ में आ गया होगा। पहला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सामान्य रूप से जो गैस के कण हैं उनको हम अणु बोल रहे हैं, ये याद रखना है। इस और गैस के अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। अब यहाँ हम आगे अणु शब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरा है कि गैस के कण, जिसको हम अणु बोल रहे हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। नगण्य मतलब गैस के जो पार्टिकल हैं इतने छोटे होते हैं कि यदि हम कंटेनर में रख दें गैस को इस तरीके से, और हम जानते हैं कि कंटेनर में यदि गैस को रखते हैं तो जो गैस का आयतन रहता है वो आयतन हम कंटेनर का भी आयतन मान लेते हैं। अर्थात इसमें इस तरीके से जो छोटे गैस के अणु इतने छोटे होते हैं कि इनके बीच बहुत दूरी रहता है, पूरा कंटेनर खाली रहता है। अब पूरे कंटेनर में यदि गैस के इन अणुओं को रख दूं और पूरे गैस का आयतन यदि मैं देखूं और एक इसके अणु का आयतन देखूं, तो एक अणु का आयतन का अर्थ है कि ये एक छोटा सा गैस का कण। तो एक छोटा सा जो गैस का कण है वो, और पूरे गैस के कण को यदि लें और गैस का यदि आयतन में मानूं, तो ये जो कंटेनर का अर्थात जिस पात्र में गैस को रखा जाता है वही उसका साइज हो जाएगा गैस का, अर्थात आयतन, अर्थात इतना जगह घेर रहा है। अब इसमें से मैं एक छोटे से अणु को निकालूं तो एक छोटा सा अणु और इतना बड़ा हिस्सा, इन दोनों की यदि तुलना करें तो ये इतना छोटा होता है कि इसको हम इसका आयतन नहीं है के बराबर मान सकते हैं, ये इसका अर्थात नगण्य। अब इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी समझ सकते हैं कि इनको यदि ये जो कंटेनर है इसमें हमारे गैस के अणु हैं, इनको यदि मैं सबको एक साथ इकट्ठा कर दूं, तो सबको इकट्ठा कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे, ये इतने छोटे हो जाएंगे। और देखिए ये जो डिब्बा है वो कितना बड़ा है, तो उसकी तुलना में जो गैस के एक एक पार्टिकल है वो बहुत छोटे हैं, ये इसका अर्थ है। और दूसरा इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि गैस के अणु इतने दूर दूर होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि पूरा जो हमारा कंटेनर रहता है अर्थात पात्र रहता है जिसमें गैस को भरा जाता है, वो उस पात्र की तुलना में गैस के अणु बहुत छोटे रहेंगे हमेशा। तो ये याद रखना है। गैस के अणु हर दिशा में लगातार आपस में और पात्र की दीवारों से टकराते हैं, जिससे दाब उत्पन्न होता है। इनका टक्कर प्रत्यास्थ होता है, ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको, जिससे ऊर्जा नष्ट नहीं होती। प्रत्यास्थ टक्कर अर्थात इलास्टिक कोलिजन किसको कहते हैं, जिसमें दो चीजें आपस में टकराए और दोनों की ऊर्जा खत्म ना हो। जनरली होता क्या है, जैसे दो लोग या फिर दो गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हैं तो गाड़ियां रुक जाती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। एक दूसरे से जैसे ही टकराएंगे, टकराने के बाद क्या है, एक जो गैस का अणु रहेगा वो दूसरे को अपना ऊर्जा ट्रांसफर कर देगा। कौन सा ऊर्जा, अपना गतिज ऊर्जा, जिससे क्या है आगे जो अणु है उसको गति मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि टकराने के बाद वो रुक जाएंगे, वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। चूंकि इनकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी, इसलिए इस टाइप का जो टक्कर है उसको प्रत्यास्थ टक्कर या इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है, जिसको आप फिजिक्स में पढ़ते हो प्रत्यास्थ संघट्ट नाम से। ठीक, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि गैस के अणु हर दिशा में लगातार आपस में पात्र की दीवारों से टकराते हैं। अर्थात हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये यदि हमारा पात्र है और गैस के अणु की यदि हम बात करें, तो गैस के अणु जैसे इसमें पड़े हुए हैं तो हर दिशा में, मतलब इधर भी घूमेंगे, ये इधर भी जा रहे हैं, ये इधर भी जा रहे हैं, ये इधर भी जा रहे हैं, ऐसे ये आपस में भी टकरा सकते हैं एक दूसरे से। और जो दीवार रहेंगे किसके, जो पात्र है उसके, उन दीवारों से भी टकराएंगे, लेकिन इनका टक्कर ऐसा रहेगा कि उनकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। कहने का अर्थ है कि ये गैस के अणु इसमें से टक्कर मारेगा, उसके बाद रुकेगा नहीं, वापस मुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से। और यहाँ पे हम किसके नियम का पालन कर रहे हैं, यहाँ पे वास्तव में हम न्यूटन के गति के नियम का पालन कर रहे हैं, तीसरे नियम का, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो बस वैसा ही रहेगा। जैसे मैं मान लो एक गैस का अणु ले लूँ और ये यहाँ जाके टकरा गया, तो यहाँ रुकेगा नहीं, ये यहाँ से वापस इधर चला जाएगा। अर्थात ये हो गया क्रिया और इसके द्वारा हो गया ये प्रतिक्रिया, मतलब एक्शन के लिए रिएक्शन हो गया। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन सा नियम का पालन करेगा, न्यूटन का तृतीय नियम, अर्थात न्यूटन का तृतीय नियम का यहाँ पे पालन होता है। इस वजह से इनके बीच में क्या है, ऊर्जा खत्म नहीं होता, ऊर्जा नहीं खत्म होता, इसलिए इस टाइप के टक्कर को इलास्टिक टक्कर बोल रहे हैं, प्रत्यास्थ टक्कर बोल रहे हैं। चौथा है गैस के अणु हमेशा सीधी या सरल रेखा में चलते हैं। अर्थात
यदि हम कोई पात्र के अंदर गैस के अणु को लें इसके अंदर, तो ये हमेशा इस तरीके से सीधे जाते जाएंगे जब तक उनके रास्ते में कोई आ ना जाए। ऐसे चलते हैं, आपस में टक्कर के बाद ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, अर्थात सामान्य रूप से तो ऐसे सीधे चलते रहेंगे, लेकिन जब किसी से वो टकरा जाएंगे तो टकराने के बाद क्या है, ये इस तरीके से गति करेंगे। जैसे मान लो ये एक हमारा गैस का अणु है, दूसरा, अब जैसे मान लो ये हमारा एक गैस का अणु है, ये इधर से आया, दूसरा गैस का अणु इधर से आया, तो इन दोनों जब आपस में टकरा गए तो टकराने के बाद क्या होगा, इनका जो गति है वो इस टाइप से हो जाएगा, इधर उधर ऐसे। तो इस मतलब एक अणु जब दूसरे से टकराएगा तो उनका गति आड़ा तिरछा दाएं बाएं टाइप का हो जाएगा। इस टाइप का जो गति है उसको हम बोल रहे हैं जिग जैग गति या टेढ़ा मेढ़ा गति। अर्थात कुल मिला के जब तक किसी से वो टक्कर नहीं किए रहेंगे, चाहे दीवार क्यों ना हो या फिर आपस में, क्योंकि गैस के अणु क्या करेंगे, ये जो कंटेनर है इसके दीवार से टकरा रहे हैं, दीवार से टकराने के बाद क्या है वो मुड़ रहे हैं इस टाइप से, जिसमें न्यूटन के गति का तीसरा नियम पालन हो रहा है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। साथ में यदि वो आपस में टकरा जाते हैं तो आपस में भी टकराएंगे तो क्या होगा, वो इधर उधर भागना स्टार्ट करेंगे, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा गति करेंगे। और जब तक वो टक्कर नहीं मारे रहेंगे एक दूसरे को तो उनके बीच में गति क्या रहेगा, एक सीधा रहेगा, सरल रेखा में रहेगा। तो उम्मीद है चौथा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा है, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता। कहने का अर्थ है कि जैसे मैं मान लो एक पात्र लिया और इस पात्र के अंदर गैस के अणुओं को रख दिया, अब ये चूंकि गति कर रहे हो, गति करने के बाद जैसे मान लो एक अणु दूसरे अणु से टकरा गया, तो टकरा गया तो एक तो उनकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी, और ऊर्जा खत्म नहीं होगी मतलब वो गति करते रहेंगे, भले ही आड़ा तिरछा गति करेंगे। साथ में टकराने के बाद उनके बीच में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं रहता, अर्थात वो एक दूसरे से जुड़ते नहीं है टक्कर के बाद, और आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि एक गैस का अणु दूसरे गैस के अणु से कोई क्रिया नहीं करते, ठीक है, मतलब वो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, और आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, अंतरा आणविक आकर्षण बल अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, वहाँ पे जीरो होता है, मतलब कुछ भी उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता, वो सिर्फ टक्कर मारते हैं, आगे निकल जाते हैं, ये है इसका। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। अब ये क्या है, गतिज ऊर्जा जो होता है इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको के से दिखाते हैं। अब गतिज ऊर्जा किसको बोल रहे हैं, कि जो गैस के अणु गति कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह और आपस में टकरा रहे हैं, उसको बोला जा रहा है गतिज ऊर्जा। अब ये परम ताप अर्थात जो टेम्परेचर है उसके समानुपाती है ये। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे, अर्थात कोई हमारा कंटेनर है और उसमें हमने कोई भी गैस को भर रखा है, और यदि हम इसको आग देना शुरू कर दें, तो आग देना शुरू करेंगे तो हम जानते हैं पहले से कि गैस के अणु क्या होते हैं, व्याकुल होते हैं, इधर उधर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। इधर उधर दौड़ना मतलब उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं और फिर गति करते हैं। चूंकि वो गति करते हैं इसलिए ऊर्जा हो जाएगी गतिज ऊर्जा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ताप बढ़ा देंगे तो गैस की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गैस की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, गैस के अणु इधर उधर भागना स्टार्ट करेंगे और एक दूसरे से आपस में टक्कर मारेंगे, दीवार पे टक्कर मारेंगे, जिससे क्या होगा, जो दीवार है अर्थात किसका, जो पात्र का दीवार है वो उस पर ज़्यादा टक्कर मारेंगे तो एक प्रकार से जो प्रेशर है अर्थात दाब है वो क्या रहेगा, बढ़ जाएगा, कि जो पात्र रहेगा उसका, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी गैस की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लास्ट अपना पॉइंट है, यह मुख्य रूप से आदर्श गैस पर लागू होता है। मैं पहले ही बताया कि जो भी नियम बनाए गए हैं वो इसी थ्योरी के आधार पर बनाए गए हैं, चाहे बायल का हो, चार्ल्स का हो, एवोगैड्रो या फिर गेलुस आए गए हैं। और ये काइनेटिक थ्योरी अब गैस किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं खोजा है, ये कम से कम 4 से 5 वैज्ञानिकों का मिला जुला प्रयास था, जिसके कारण इतने सारे ये थ्योरी बनाए गए। और इसी के आधार पर जो दूसरे वैज्ञानिक थे उन्होंने गैस के नियम बनाए, और उन नियम को जब मिला दिया गया तब वो आदर्श गैस समीकरण बना। इसलिए ये जितने भी नियम हैं वो हमेशा आइडियल गैस या आदर्श गैस पे लागू होगा, और वास्तविक अर्थात जो सामान्य गैसें हैं उस पे लागू नहीं होगा। और आदर्श गैस के लिए हमने आदर्श गैस समीकरण कंडीशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो आदर्श गैस होता है उसका जो प्रेशर होता है उसको होना चाहिए कम, जो टेम्परेचर होता है उसको होना चाहिए अधिक, जो वॉल्यूम होता है उसको भी होना चाहिए अधिक। और वॉल्यूम अधिक अर्थात आयतन अधिक। और आयतन अधिक क्यों होगा, क्योंकि हमने मान रखा है कि गैस के जो कण है वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ये पूरा जगह खाली दिखेगा हमको, खाली दिखेगा, इस कारण आयतन अधिक। और टेम्परेचर अधिक का अर्थ है ये, टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो जो गैस के अणु है उस ताप को ग्रहण करेंगे और दूर बहुत भागेंगे, बहुत भागेंगे मतलब बार बार इन दीवारों पे टकराएंगे, जिससे दाब उत्पन्न होगा। और दाब उत्पन्न होगा तो किस पे, पात्र के दीवारों पे दाब उत्पन्न होगा बहुत ज़्यादा, ठीक। तो उम्मीद है ये सारे पार्टुलेट्स आपने समझ लिए होंगे, इसको नोट करिए, इसके बाद हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। उम्मीद है आपने गैसों के अणुगतिक सिद्धांत को समझ लिया होगा। अब उसी सिद्धांत की सहायता से हम गैसों का गतिज समीकरण निकाल रहे हैं, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। यह गैसों का गति समीकरण सिर्फ आदर्श गैस पर लागू होता है, क्योंकि गैसों का अणुगतिक सिद्धांत भी आदर्श गैस के लिए ही बनाया गया, अर्थात आइडियल गैस के लिए। तो गैसों के अणुगतिक सिद्धांत की सहायता से गैसों का गति समीकरण अर्थात पता करेंगे और डेरिवेशन पता करेंगे। इसको गैसों का गति समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम प्रेशर पता करते हैं आइडियल गैस का अर्थात आदर्श गैस का, और उसके लिए एक डेरिवेशन बनाते हैं, उसी डेरिवेशन को सीखते हैं कि उसको कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, और वह कंटेनर मतलब ये हमारी हम ये मान लेते हैं काल्पनिक रूप से कि कल्पना कर लेते हैं कि एक हमारे पास पात्र है, और यह पात्र हमारा होता है घन आकार का।
अर्थात इसकी सभी भुजाएं एक बराबर हैं, सभी कोण एक बराबर है, अर्थात इनके दूरी सब कुछ बराबर है। और इसके अंदर हमारे पास गैस के अणु भरे हुए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि गैस के छोटे छोटे कण होते हैं जिनको अणु कहा जाता है। तो हम गैस के अणु भरे हुए हैं जिनकी संख्या है n, या फिर हम इसको और बोल सकते हैं कैपिटल N से। n यहाँ पे संख्या को दिखाता है गैस के अणुओं को, और उन गैस के अणुओं में सिर्फ हम एक अणु को ले रहे हैं, क्योंकि सारे अणु को लेंगे तो हमको जो प्रेशर है वो कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा, इसलिए सिर्फ एक अणु को मान लेते हैं कि वो अणु कैसे व्यवहार करेगा। चूंकि इसके अंदर ढेर सारे अणु हैं तो सामान्य सी बात है वो दीवारों पर टक्कर मारेंगे, वो एक दूसरे से टकराएंगे। और हमने पढ़ा है कि वो एक दूसरे से टकराते हैं तो वो सामान्य सीधी रेखा में गति करते हैं, टकराने के बाद उनकी दिशा बदल जाती है, और उनके बीच में टक्कर कैसा होता है, प्रत्यास्थ अर्थात इलास्टिक टाइप का, और जिसमें क्या होगा, उनकी ऊर्जाएं कम नहीं होंगी, हमेशा संरक्षित रहेंगी। और यहाँ जो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है वो भी लागू होगा, अर्थात टक्कर होने के बाद कोई जो गैस का अणु है वो रुकेगा नहीं, वो वापस उल्टे दिशा में चला जाएगा, अर्थात जिस दिशा से आया उस दिशा में वो लौट जाएगा। तो उस स्थिति में इनकी ऊर्जाएं कम नहीं होंगी। तो ये याद रखना है, और उन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग करके हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि हमारा एक गैस का अणु है इस कंटेनर में, और ये गति कर रहा है। अब गति करते करते ये चूँकि गैस का दीवार है तो इस दीवार पर ये गैस का अणु टक्कर मार रहा है, और इसका हम द्रव्यमान मान लेते हैं m, अर्थात इसका जो वजन है वो m है, स्मॉल m ग्राम का अणु, और ये गति कर रहा है इतना, इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है v, अर्थात हम इसका वेलोसिटी दे रहे हैं v। अब जैसे टक्कर मारेगा उसके बाद क्या होगा, ये वापस लौटेगा भी इस तरीके से, अर्थात गया और वापस लौट गया, किसके नियम के हिसाब से, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के हिसाब से। तो इतनी घटनाएं होगी। अब चूंकि गैस के अणु क्या है, सभी दिशाओं में टक्कर मारते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ इसी दीवार में मारे, वो सभी दीवारों में, चूंकि ये 6 दीवार है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये सामने वाला, अर्थात ये घर का कमरा जैसे है, ऊपर नीचे हो गया, दाएं बाएं आजू बाजू, अर्थात टोटल 6 दीवार हैं। हम इसमें अभी एक दीवार को ले रहे हैं, चूँकि सभी तरफ ये टक्कर मारेगा तो मैं मान लेता हूँ इसको x अक्ष, और ये वाले को मैं मान लेता हूँ y अक्ष, और ये वाले को मैं मान लेता हूँ z अक्ष। इस तरीके से हमको सारे इस दिशा में पता चल जाएगा कि जो गैस का अणु है कितने दिशाओं में टक्कर मार रहा है। क्लियर है? तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा गैस का अणु जो कि m ग्राम है वो इस दीवार पे टक्कर मारा, उस समय उसका वेग v था, और जब वापस लौट आएगा तो उसका वेग हो जाएगा -v। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गैस के अणु रहते हैं उनके बीच में टक्कर प्रत्यास्थ होता है, अर्थात इलास्टिक टाइप का होता है, जिसमें ऊर्जाएं संरक्षित रहती है, इसलिए सीधे गया तो धन भी और उल्टा आया तो ऋण भी। v यहाँ पे क्या है, v यहाँ पे है वेग या वेलोसिटी, तो ये कभी कभी बुक में v की जगह u भी लिखा मिलेगा, तो ये दोनों का अर्थ एक ही है, ये चीज़ याद रखें। ठीक, अब इसको हम समझते हैं कि यदि मुझे वेलोसिटी पता करना है किसी एक अणु का, तो मैं किसी एक अणु का लिख लेता हूँ v1, और चूंकि सभी दिशा में टक्कर मार रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, vx1 लिख लेता हूँ, 1 वाला x दिशा में भी जाएगा, vx के बाद y दिशा में जब जाएगा तो vy1, z दिशा में जाएगा तो vz1। इस तरीके से ये एक फिजिक्स का टर्म है, अर्थात भौतिकी के हिसाब से इसी तरीके से लिखा जाता है। इसको हम बोलते हैं वेक्टर के रूप में, वेक्टर के रूप में, और ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अर्थात हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा ये एक अणु है जिसको मैं v1 नाम दे रहा हूँ, वो वास्तव में क्या होगा, x दिशा में जाएगा तो मैं उसको लिख रहा हूँ vx1, y दिशा में जाएगा तो vy1, और z दिशा में जाएगा तो vz1 लिख रहा हूँ। अब देखिए हमारा जो गैस का अणु है पहली बार जब टक्कर मारा इस दीवार पे, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, क्योंकि गैस के अणु के बीच द्रव्यमान भी है और साथ में वेग है, और हम पढ़ते हैं कि द्रव्यमान गुणित वेग बराबर होता है संवेग, ठीक है, जिसको कहा जाता है मोमेंटम। तो एक प्रकार से क्या होगा, टक्कर से पहले संवेग, किसका संवेग, ये जो रेड कलर का दिख रहा है उस गैस के एक अणु का। गैस के अणु इसमें ढेर सारे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही है, लेकिन हम उसमें से सिर्फ एक को मान रहे हैं, बाकी सब के लिए हम इसका जब फार्मूला आएगा तो उसके लिए निकाल पाएंगे, बाकी सब के लिए जब ये फार्मूला आ जाएगा तो उनके लिए भी हम निकाल पाएंगे कि वो कितना प्रेशर बना रहे हैं इस दीवारों पर। तो टक्कर से पहले संवेग, चूंकि हमारा इसका द्रव्यमान है m और वेग कितना है v, और मैं पहले ही बताया वेग जो होता है इसको हम u से भी दिखाते हैं, तो बुक के हिसाब से बदल सकता है इसके नोटेशन, तो v भी लिख सकते हैं, u भी लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे। चूंकि इधर गया और सीधे दिशा में जा रहा है, अभी टक्कर नहीं हुआ है, इसीलिए लिखा टक्कर से पहले का संवेग, तो ये हो जाएगा +mv, और टक्कर के बाद अर्थात इस दीवार में, ये जिसको लाइनिंग कर रखा हूँ, इस दीवार में जब टक्कर हुआ तो टक्कर के बाद, टक्कर अर्थात कोलिजन, टक्कर के बाद संवेग, चूंकि इसकी दिशा क्या होगी, बदल गई न्यूटन के नियम के हिसाब से, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया था, तो टक्कर हुआ उसके बाद वापस सीधा आ गया। और हमने पढ़ा है गैस के अणु सीधे जाते हैं, टक्कर होने के बाद ये उनकी दिशा भटकती है, चूंकि यहाँ की क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है इसलिए वो सीधे आ रहा है वापस, तो ये हो जाएगा -mv। ठीक है, अब संवेग में परिवर्तन, अर्थात कुल संवेग कितना बदला, संवेग में परिवर्तन, संवेग को इससे दर्शाया जाता है डेल p से, इसको अंग्रेजी में मोमेंटम कहा जाता है। द्रव्यमान अर्थात मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तब उसको कहा जाता है संवेग। तो ये हो जाएगा, देखिए ये mv, ये पहले टक्कर से पहले का संवेग, वो इसमें यदि मैं घटा दूँ, मतलब ये +mv माइनस mv, तो इस तरीके से देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए हो जाएगा 2m
v। तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि संवेग में परिवर्तन क्या हुआ 2mv, अर्थात संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका अर्थ ये है कि जो टक्कर हुआ कौन सा था, प्रत्यास्थ टक्कर था, इसलिए इसकी ऊर्जाएं संरक्षित थी, संवेग में कोई अंतर नहीं हुआ। प्रत्यास्थ जिसको कहा जाता है इलास्टिक टक्कर के कारण। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा ये कैसे आया। ठीक है, डेल पी किसको एल दिखाते हैं, संवेग में परिवर्तन को, बाकी इसको पी से दिखा सकते हैं क्योंकि हम सीधा एक बार टक्कर से पहले एक बार टक्कर के बाद देख रहे हैं, इस वजह से। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जैसे ये हमारा घन है और यदि घन का देखें तो घन के चूंकि लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर होते हैं, तो यहाँ पे कुछ जरूरी चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक अर्थात ये दो भुजाओं के बीच की दूरी है एल। एल मतलब दो घन के भुजाओं के बीच की दूरी। अब यदि मैं एरिया निकालूं, एरिया अर्थात होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल निकालूं तो चूंकि सारी भुजाएं बराबर है तो ये भी एल और ये हो गया एक प्रकार से लंबाई, तो इसको मैं मान लूंगा इधर वाले को, ये लाइन को चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, एल गुणित एल बराबर हो जाएगा एल का वर्ग। और यदि मैं यहीं पे आयतन निकालूं तो आयतन अर्थात क्या होता है, आयतन मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। चूंकि तीनों भुजाएं एक जैसी हैं तो सब पद एल गुणित एल अर्थात लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। चूंकि सारी भुजाएं का मान एक ही है एल से, इनकी भुजाएं एक बराबर होती है, इसलिए सबको हम एल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एल का घात 3, और एल का घात 3 रहता है उसको हम लिख सकते हैं ये वी। ठीक है, वास्तव में एल का घात 2 की जगह ए लिखा जाता है और एल का घात 3 की जगह वी भी लिखा जाता है, ये है इसका। तो इसका जरूरत हमको आगे पढ़ने वाला है, इसलिए ये काम हमने अभी से कर लिया। चूंकि हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, देखिए इसमें क्या लिख रखा हूँ कि गैस के अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गैस के दाब और कम से गैस का दाब, आदर्श गैस का दाब। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि आदर्श गैस के दाब के लिए समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, डिराइव करिए। तो ये भी टाइटल इसका बन सकता है कि दाब के लिए प्राप्त व्यंजक गैसों का गति समीकरण कहलाता है। अर्थात हम प्रेशर के लिए निकाल रहे हैं, और प्रेशर कैसे निकाला जाता है, प्रेशर का फार्मूला ये है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं दाब अर्थात प्रेशर। ये क्या हो गया, ये हो गया बल और ये हो गया क्षेत्रफल। अब देखिए प्रेशर में से अभी हमने कुछ नहीं निकाला है, अब यहाँ से निकाल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बल से। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब एफ कैसे निकालेंगे, तो एफ बराबर अर्थात बल, इसके आगे हम वहाँ पे कर रहे हैं, बल बराबर होता है एफ बराबर ए में। इसको हमने न्यूटन का गति के नियम में पढ़ा हुआ है, दूसरा नियम है ये। ठीक है, इसको हमने न्यूटन के गति के नियम में पढ़ा हुआ है, 11वीं कक्षा के फिजिक्स में है ये, इसको आप इस पे अच्छे समझते हैं। ये हो गया द्रव्यमान और ये हो गया ए मतलब असलरेशन या फिर हो गया त्वरण। त्वरण मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर अर्थात वेग का बदलना समय के साथ। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, एम डेल वी और बाई टी, अर्थात यही सूत्र हमको ऐसा दिखने लगेगा। अब देखिए एम डेल वी जो होता है ये है वास्तव में डेल पी मतलब होता है संवेग अर्थात मोमेंटम बाई टी। डेल पी मतलब ऐसा पी इक्वल टू एम वी जब संवेग ना बदले। तो देखिए हमने वही लिखा हुआ है, ये संवेग है पी, ये भी संवेग है, ये समय टक्कर से पहले टक्कर के बाद, और उसको हमने डेल पे लिखा है संवेग में परिवर्तन। अब यही मान हम क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1 अपनी सुविधा की दृष्टि से। जिसको भी जो समीकरण का नाम दे वो बन जाएगा इजीली। तो देखिए समीकरण 1 से यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से मान अर्थात इसमें हम रखेंगे डेल पी का मान। तो ये एफ जो है वो कैसे दिखने लगेगा, एफ बराबर डेल पी, देखिए यहाँ क्या है 2mv। हम यहाँ पे डेरिवेशन बना रहे हैं और डेरिवेशन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, तो ये याद रखें, ये इस तरीके से हो जाएगा 2mv बाई टी। लेकिन देखिए ये एफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ संवेग पता किया है, किसका मोमेंटम पता किया है इस एक कण का, कि जब यहाँ पे टक्कर मारेगा और वापस जाएगा तो इसका संवेग कितना रहेगा 2mv, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊर्जा उसकी उतनी ही रहेगी क्योंकि उसमें प्रत्यास्थ टक्कर होता है। ठीक है, मतलब ये आदर्श कंडीशन है आदर्श गैस के लिए। अब यहाँ पे टी है टाइम, ये टाइम कैसे पता करेंगे, अर्थात ये जो हमारा गैस का कण है वो वहाँ पे टक्कर मारा और टक्कर मारने के बाद वापस आया, तो उसको कितना समय लगने वाला है वो हमको पता करना है। अब वो हम कैसे पता करेंगे, तो हमने क्या पढ़ा है, वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, इस तरीके से हमने पढ़ा है फिजिक्स में। अब देखिए समय यदि मेरे को पता करना है, समय अर्थात टी, तो हम क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा वेग, इस तरीके से। अब दूरी मतलब होता है डिस्टेंस और वेग मतलब होता है वी, वेलोसिटी। ठीक है, दूरी का अर्थ है इसका इस दीवार से टकराना उसके बाद वापस आ जाना। अब देखिए दो भुजाओं के बीच की दूरी है एल, एक बार गया उसके लिए एल मतलब टक्कर से पहले, और टक्कर होने के बाद फिर आ गया तो फिर उसके लिए एल, अर्थात कितना बार दूरी तय कर रहा है, एक बार यहाँ से पूरा यहाँ तक आ रहा है उसके बाद वापस आ रहा है। ये वास्तव में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है तो सिर्फ ये आधा दूरी, ये पूरा यहाँ इस दीवार से इस दीवार तक टक्कर मार रहा है उसके बाद फिर इस दीवार में आ रहा है, ऐसा है पूरा डिस्टेंस। चूंकि हमको ये चीज़ें समझनी थी इसलिए इसको हमने बीच में लिख रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, टोटल दूरी हो जाएगा 2l। 2l कैसे हुआ, क्लियर हो गया होगा। देखिए दो भुजाओं के बीच की दूरी l है, एक बार ये गया इसलिए l, एक बार वापस लौट आया इसलिए क्या हो जाएगा फिर l। तो इस तरीके से दोनों को हमने जोड़ा है इस तरीके से, तो टोटल हो जाएगा 2l। और वेग यदि हम देखें तो वेग का क्या है, वेग हमने पढ़ा है v, तो इधर गया इसलिए क्या है x दिशा में जा रहा है इसलिए हम लोग लिखेंगे vx।
वेग को वही दिखाएंगे Vx से, दूरी इसलिए 2l ले रहे हैं क्योंकि गया और उसके बाद वापस आया, वेग तो वही रहेगा, स्थिर रहेगा, जितना स्पीड से जा रहा है उतना स्पीड से आएगा। ऐसा नहीं है कि वेग गया तो एक बार v, वापस आया तो फिर v मतलब 2v, अर्थात ऐसा नहीं है कि एक बार v स्पीड से गया तो वापस 2v स्पीड से आएगा। वेग स्थिर है, जितना स्पीड से जा रहा है उतना स्पीड से आ रहा है, लेकिन वो जितना दूरी तय कर रहा है और वापस आ रहा है उस दूरी को हम लिख रहे हैं 2l। तो वेग हमेशा v रहेगा, चूंकि ये x दिशा को हम ले रहे हैं, इधर जा रहा है करके, इसलिए vx, और थोड़ा सा संशोधन कर लेंगे, इसको भी vx बनाएंगे। और इसमें देखिए टक्कर से पहले संवेग, ये भी vx इस दिशा में हमने लिया है, और ये संवेग ये भी vx, क्योंकि वापस रिटर्न हुआ है x दिशा से, क्योंकि गया तो प्लस x सीधा और x से वापस हो गया तो माइनस x, अर्थात उधर से पीछे हो रहा है, और पीछे हो रहा है तो चीज़ घटेगा। अब ये आ गया हमारा t का मान, t इक्वल टू 2l/vx, और t हमने किसके लिए निकाला है, इसके लिए। ये तो पता चल गया था हमको, क्या चीज़ पता चल गया था, ये डेल p जो कि हमने यहाँ से भर रखा है। अब इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 2, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2, इसको नाम देते हैं समीकरण 3। 2 इसलिए क्योंकि इसको हमको वहाँ पे लिखना है 2 वाले में, तो हम क्या लिखेंगे, 3 से 2 में मान रखने पर, 3 से 2 में अर्थात इसको उसमें रखना है f वाले में। क्योंकि मैं पहले ही बताया कि हमको इसमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्टेप करने हैं। ये तो सामान्य स्टेप कि हमने कोई एक कण लिया जो कि सभी दिशा में अलग अलग इस तरीके से दिखा रहा है, एक दिशा में आया इसलिए हमने x ले लिया, बाकी कुछ नहीं हुआ है, उन्हीं को हमने जोड़ दिया है। उसके बाद हमको चूंकि प्रेशर निकालना है, प्रेशर का अर्थात दाब का फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, अर्थात एक किसी निश्चित पर्टिकुलर क्षेत्र पर लगाया गया बल, वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो हम यहाँ बल के लिए निकाल रहे हैं सबसे पहले, और बल कैलकुलेट करने के लिए हमारा फार्मूला होता है A = ma, न्यूटन के गति के नियम से आया है वो, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया है। ए यहाँ एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण, और त्वरण अर्थात होता है वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन को दिखाते हैं डेल v से। और मैं पहले ही बताया v को हम u भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे बुक के हिसाब से, डेल p/t रहेगा। और उसके बाद ये डेल p अर्थात ये जो संवेग में परिवर्तन था उस मान को हमने रखा है, चूंकि ये t मतलब होता है टाइम अर्थात समय, ये समय ये बताएगा हमको कि ये जो कण है वो इस दीवार में टकराता है, उसके बाद वापस आता है तो उसको कितना समय लगता है। तो समय निकालने के लिए हम जानते हैं वेग बराबर दूरी बटा समय, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया, समय बराबर दूरी बटा वेग, दूरी मतलब डिस्टेंस और वेग, तो डिस्टेंस मतलब ये यहाँ से यहाँ तक गया तो l, क्योंकि 2 भुजा की दूरी l है, और यहाँ से यहाँ आया तो l, फिर से l, अर्थात हो गया टोटल 2l, इस तरीके से सेम। लेकिन ये ऐसा नहीं कि बीच में है तो आधा दूरी तय कर रहा है, वास्तव में ये इस दीवार से उस दीवार में टक्कर मार रहा है इतना, क्योंकि गैस के अणु सीधे स्ट्रेट लाइन पे जाते हैं, इस वजह से वैसा हम लिख रहे हैं 2l/vx। अब देखिए 3 से 2 में रखने पर ये जो t का मान है इसमें रखना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a = 2m/vx अपन, ये क्या हो जाएगा 2l/vx। इसको और आगे मॉडिफाई करें तो ये कैसे दिखने लगेगा, 2m/vx अपन, इसको 1 कर लेता हूँ, और ये 2l/vx है तो इसको पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा vx/2l। देखिए 2 से कैंसिल हो गया, mvx² बचेगा, अर्थात ये आ जाएगा mvx², ये देखिए vx हो जाएगा ये, और ये l बचा 2 तो इसके साथ कैंसिल हो गया अपन l। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। ये हमने क्या पता कर लिया, ये हमने पता कर लिया बल f पता कर लिया। अब इस मान को, इसको हम समीकरण नाम दे देते हैं कितना, इसको समीकरण नाम दे देते हैं 4। अब इस मान को कहाँ रखेंगे, इस धर आगे के स्टेप कर लेते हैं। फिर ये जो चौथा है इसमें f का मान किस में रखना है, इसमें दाब, क्योंकि हमको दाब निकालना था, तो P मतलब एक जो गैस का कण है, क्योंकि इसमें गैस के कण ढेर सारे हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक कण को लिया है, एक कण के लिए जब दाब निकल जाएगा तो बाकी सबके लिए भी निकल जाएगा कॉमन स्वरूप से। इसके पहले हमने Vrms वर्ग माध्य मूल वेग पढ़ा है पिछले वीडियो में, इसी सबको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ वर्ग माध्य मूल वेग आने वाला है इस वजह से। तो दाब अर्थात ये जो गैस का कण है इसमें टक्कर मारेगा और वापस जाएगा, अर्थात टक्कर मारते रहेगा तो कितना दाब इस दीवार पर लगाएगा उसको कैलकुलेट करना है गैस के कण का या अणु का। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, इसको दिखाते हैं F/A से। तो देखिए इस F/A अर्थात इस मान को हम F की जगह रख रहे हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा mvx का वर्ग अपान, देखिए l क्या है, l है 2 भुजाओं के बीच की दूरी, अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि गैस के अणु के द्वारा तय किया गया दूरी, ठीक है। और इसके बाद ए मतलब है एरिया, और एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का अर्थ क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्योंकि सारी भुजाएं एल है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखा हूँ, सभी भुजाएं घन की एक बराबर होती हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब के सब बराबर होते हैं इस तरीके से। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए का हम क्या लिखेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई, जिसको मैं यहाँ पे सुविधा की दृष्टि से पहले से लिख रखा था, ठीक है। तो यहाँ भी आप वो चीज़ समझ चुके हैं, यदि यहाँ नहीं समझ में आया तो ये चीज़ जब लिख रहा था तो आप वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा mvx² अपान l, और इसको मैं क्या करूँगा 1/l², l का वर्ग, टोटल हो जाएगा mvx का वर्ग अपान l का घात क्या हो जाएगा 3, और l का घात 3 मतलब क्या होता है, l का घात 3 मतलब होता है आयतन। देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कैसे इसको करना है। l का घात 2 मतलब हो गया वर्ग, l का घात 3 हो जाता है, मतलब वास्तव में क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। आयतन मतलब कोई भी जो पदार्थ है वो कितना जगह घेर रहा है। अब हम यहाँ पे आयतन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि एक गैस कड़ू रखूंगा तो भी चूंकि इतना बड़ा डिब्बा रखा तो उतना जगह वो घेर लेगा, 10 रखूंगा तो भी अगर उतना डिब्बा में है तो उतना जगह घेर लेगा, अर्थात गैस कड़ू जिसमें रहेंगे उतना जगह वो घेरते हैं, चाहे एक अड़ू रहे कि 1000 अड़ू है, ठीक है। एक अड़ू रहेगा तो एक अड़ू जैसे वो प्रेशर या दाब बनाएगा, 1000 अड़ू रहेंगे तो 1000 अड़ू जैसे दाब या प्रेशर बनाएंगे, ये इनका अंतर है।
तो इसको हम और मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, एम वी एक्स स्क्वायर अपान ये हो जाएगा वी। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया प्रेशर। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। P इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर अपन वी। उम्मीद है यहाँ से कैसे यहाँ तक पहुँचे आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। अब देखिए, लेकिन ये फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक्स दिशा में, अर्थात इस दिशा में गैस के अणु जा रहे हैं, उसके लिए हमने कैलकुलेट किया है। लेकिन हमको पता है कि गैस के अणु हर दिशा में अलग अलग गति करते हैं और उसका गति का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है। कोई गैस का अणु बहुत तेज गति करता है, कोई गैस का अणु बहुत धीरे, और सबके लिए हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा है। एक पढ़ा है हमने वी एम पी अर्थात मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, दूसरा हमने पढ़ा है वी औसत अर्थात एवरेज वेलोसिटी, और तीसरा पढ़ा है हमने वी आर एम एस। पिछला लेक्चर में यदि आपने वो चीज़ नहीं देखा तो उसको जरूर देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे अच्छा उसमें हमने वेलोसिटी अर्थात वेग माना था, वर्ग माध्य मूल वेग। तो वही चीज़ हम यहाँ निकालने वाले हैं इनके लिए। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए ये V1 था, इसको हम यहाँ पे ला रहे हैं वापस। V1 अर्थात एक गैस का अणु, ये Vx1, दूसरा Vy1, या इस 1 को हम ऐसा मान सकते हैं, इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं एक एक के लिए, या फिर 1 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, Vz1। अब चूंकि हमको गैस के अणु क्या है, एक समान गति नहीं करते, उनका गति अलग होता है, इसलिए इनका औसत लेना है, औसत गति लेना है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि गैस के अणु एक समान कभी गति नहीं करते, गैस के अलग अलग अणु होते हैं, इसलिए उनका औसत गति लिया जाता है। और औसत गति के लिए हम यहाँ एक छोटा सा डिराइव कर रहे हैं। अब देखिए, इनको यदि वर्ग कर दूँ मैं, V1 वर्ग इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, Vx1 इसका स्क्वायर, Vy1 इसका स्क्वायर प्लस Vz1 इसका स्क्वायर। लेकिन हमको पता है कि ये जो कंटेनर है, ये सारे साइज क्या हैं, एक बराबर है। अर्थात गैस का अणु यहाँ से इधर तय करेगा तो भी उतनी ही दूरी तय करेगा, ये ऊपर तय करेगा तो भी उतनी ही दूरी, इधर तय करेगा तो भी, अर्थात दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जाएगा गैस का अणु एक समान दूरी ही तय करेगा। अर्थात मैं क्या मान सकता हूँ यहाँ पे, अर्थात ये मैं मान सकता हूँ कि जो Vx रहेगा, Vx Vy और ये जो Vz है, वो सबके मान क्या है, बराबर है, अर्थात एक बराबर है। इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, 1 V1, अर्थात तीनों एक जैसे हैं। तो इस तरीके से यदि मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, मॉडिफाई होके ये हो जाएगा हमारे पास V1 स्क्वायर, और इनको यदि हम एक जैसा कर दें, चाहे Vx मान लें, Vy मान लें या Vz मान लें, क्योंकि हम अभी तक x दिशा में ले रहे हैं इसलिए x मान के चलते हैं, तो सभी सब के सब क्या हो जाएंगे, Vy की जगह भी मैं वही x लिखूंगा, Vz की जगह भी वही x लिखूंगा। इस तरीके से ये हो जाएगा Vx1 का स्क्वायर, फिर Vx1 का स्क्वायर, फिर Vx1 का स्क्वायर। इस तरीके से 3Vx1 का स्क्वायर हो जाएगा V1 स्क्वायर बराबर। अर्थात इसको मैं और कंटिन्यू किस तरीके से बदल सकता हूँ, V1 स्क्वायर बराबर 3Vx1 स्क्वायर। ये हमको एक वेग मिल जाएगा 3Vx1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3Vx स्क्वायर, मतलब यहाँ पे देखिए ये क्या है, mVx है, और यहाँ पे हमने 1 लिखा है, अर्थात एक कण के लिए। यदि हम सामान्य इसको लिखें, अर्थात इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की किस दिशा में जा रहे हैं, तो अंकों को छोड़ दें, ये वाले अंक को, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एक कण के लिए ले रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा V1 स्क्वायर बराबर 3Vx स्क्वायर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं परिमाण लेने पर। और इसको यदि हमको नहीं करना है, हटाना नहीं है, तो शुरुआत से हमको 1 करना पड़ेगा। शुरुआत से 1 अर्थात देखिए, पहले संवेग ये Vx दिशा में था और 1 लिखे थे हमने, तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ता और यहाँ भी 1 लिखना पड़ता। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये आगे यदि चले तो यहाँ भी फिर उसी तरीके से जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे 1 लिखते हैं, इसको हमको आगे बढ़ना पड़ेगा ऐसे। तो ये आप संशोधन इसको कर सकते हैं, है वही चीज़, और नहीं करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि 1 2 नहीं लिखना है तो इन चीज़ों को हमको हटाना पड़ेगा शुरू में, 1 जितनी जगह हमने लिख रखा है उसको, तो भी यही डेरिवेशन आ जाएगा अपना इजीली। अब ये देखिए, इसको भी उस तरीके से यदि मॉडिफाई कर दें तो सेम हमको वही दिखना पड़ेगा, सेम हमको वही चीज़, यदि इनको भी मॉडिफाई कर दें हम लोग तो सेम वही चीज़ हमको दिखने लगेगा इस तरीके से। अब इसको चूंकि हमको इस समीकरण में, अर्थात P वाले में, मैं पहले बताया P में Vx वाले का हमको मान नहीं मिला है, तो इसको हम कौन सा समीकरण मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं 5वां समीकरण। तो ये जो 5वां समीकरण है उसमें हम यहाँ से जो Vx है, यहाँ से हम मान भरेंगे। इसको मैं यदि और आगे करूँ तो ये हो जाएगा Vx स्क्वायर अपान ये V1 का वर्ग अपान क्या हो जाएगा 3, ये इस तरीके से। और ये Vx1 इसको हमने मान लिया है, तो ये वही हो जाएगा Vx1 का स्क्वायर, और Vx1 का स्क्वायर का अर्थ हो जाएगा V1 स्क्वायर अपान 3। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया है। अर्थात चूंकि हम एक दिशा में ले रहे हैं इसलिए, और एक कण को ले रहे हैं इसलिए x के साथ मैं 1 लिख रखा हूँ। आप यदि x के साथ 1 नहीं लिखेंगे तो भी उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, आने वाला है यही। अर्थात ये 1 नहीं लिखेंगे तो 1 को सारी जगह से हटा देंगे, अर्थात इन चीज़ों को, तो आपको ये बाकी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 6। जो समीकरण है इनको हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए ये क्या है, हमको Vx1 पता करना है, तो इसका स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर अपान 3 इस तरीके से। तो ये हम Vx1 स्क्वायर ये कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे 5वां वाले समीकरण में, जिसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं 6वां समीकरण। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा ये स्टेप कैसे आया। इसको नोट करिए इस साइड को, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं, 1 2 स्टेप और बचा है, फिर फाइनली ये खत्म हो जाएगा।
तो उम्मीद है अभी तक के सारे स्टेप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए ये Vx1² का जो मान है वो हम यहाँ पे रखेंगे, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं 6 का मान 5 में रखने पर ये डेरिवेशन है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं पहले ही बताया x1 जहाँ पे लिख रखा हूँ उसको आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं चूँकि एक कण था कल हम ले रहे थे इसलिए 1 लिखा था, वो उसको छोड़ देंगे तो भी आपका जो समीकरण है वो आराम से आ जाएगा। अब इस मान को हम कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। तो प्रेशर P क्या हो जाएगा, देखिए P इक्वल टू हो जाएगा m Vx1 क्या है V1² है, V1² और अपान 3 है, मतलब ये इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा V, सेम वही चीज़ Vx1² की जगह V1²/3। अब मतलब इसके ऊपर लिखता तो भी 3 हमारा नीचे ही आता। तो इसको हम मॉडिफाई यदि कर दें तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको 1/3 ये m V1² और ये क्या हो जाएगा कैपिटल V क्या है यहाँ पे आयतन। इस तरीके से हमको ये प्रेशर मिल गया, किसके लिए, एक कण के लिए। अब देखिए यदि हमारे पास कण ढेर सारे हों, अर्थात मैं क्या लिख सकता हूँ n या फिर n अणुओं के लिए यदि निकालना रहेगा मुझे, n मतलब संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 गुणा कर दूंगा इसमें n m V1²/V। और n अणुओं के लिए है तो ये तो एक के लिए है। यदि ऐसी में कंटिन्यूस के साथ 1 2 3 बढ़ाते चलो, अर्थात इस तरीके से, चूंकि अणु की संख्या तो मैं यहाँ पे लिख लिया, लेकिन n अणु रहेंगे तो इनका वेग भी तो n रहेगा ना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं 1/3 n m, इसको हम लिख सकते हैं V1² V2², अर्थात एक अणु का वेग दूसरे अणु का वेग, साथ में ऐसे ही ढेर सारे अणु का अर्थात Vn², इस तरीके से ढेर सारे अणुओं का वेग। अब इसको हमने आगे पढ़ रखा है कि इनका क्या करते हैं औसत निकाला जाता है और उसको हम बोलते हैं VRMS। तो उम्मीद है चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया होगा पिछले वीडियो में। कहने का अर्थ है कि ये वाला जो एक अणु का दूसरे अणु का तीसरे अणु का, इस तरीके से अलग अलग स्पीड है, लेकिन अलग अलग स्पीड नहीं माना जाता है। गैस के अणुओं को अलग अलग स्पीड तो माना जाता है, लेकिन उसको संक्षिप्त रूप में इस तरीके से न लिखने के बजाय इसको लिखा जाता है 1/3 nm V और इसको लिखा जाएगा VRMS V²। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ये प्रेशर का इक्वेशन सभी गैस के अणुओं के लिए, और वो भी औसत स्पीड के साथ। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। VRMS², अर्थात इसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल वेग। और ये कैसे आता है, ये इस तरीके से आता है। यदि क्योंकि हमारे पास गैस के ढेर सारे अणु हैं, एक अणु के लिए तो ये है हमारा गैस का गतिज समीकरण जो हम निकाल रहे थे प्रेशर। यदि गैस के ढेर सारे अणु हैं तो उसके लिए हमने n मान रखा है और सबके लिए अलग अलग वेलोसिटी अर्थात वेग ज्ञात किया है। तो अलग अलग वेलोसिटी ना लिखने के बजाय उसको एक कॉमन सा अर्थात औसत रूप में लिखते हैं, और सबसे औसत गति के लिए हम उपयोग करते हैं वर्ग माध्य मूल वेग। तो ये आता है VRMS इसका स्क्वायर बराबर आता है V1² V2² V3² अर्थात प्रत्येक गति का वर्ग करना रहता है। लास्ट में मैं Vn अर्थात n जितने भी अणु हैं अपने पास उनका, और साथ में इनका क्या निकाल देते हैं औसत निकाल देते हैं। और औसत निकालने के बाद इस तरीके से निकालते हैं तो VRMS निकल जाता है। और इसको चूंकि वर्ग है, इसको यदि हटाऊंगा मैं तो इसमें लग जाएगा वर्ग मूल, इस तरीके से। तो ये याद करते हैं। तो यदि इस वर्ग को हटाएं तो इसके ऊपर में अंडर रूट लग जाता है। चूंकि हमारे पास ऐसा है तो अंडर रूट हमको लगाना नहीं है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, इसको बिना अंडर रूट के लिख रहे हैं, इसको हटा के इस तरीके से VRMS²। तो ये है वर्ग माध्य मूल। ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया है, ये लाया गया है कि गैस के अलग अलग अणु अलग अलग गति करते हैं और उनका हम औसत गति लें, और सबसे अच्छा गति यदि कैलकुलेट किया जाता है एक्यूरेट तो इस वर्ग माध्य मूल वेग के द्वारा किया जाता है। इसलिए हमने इस चीज़ को मॉडिफाई करके ऐसा कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन और ये हो गया डिराइव। उम्मीद है यही गैस का क्या है गतिज समीकरण, ये गैस इक्वेशन किसके लिए, आदर्श गैस के लिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर इसके आधार पर हम क्या करते हैं कि इस सूत्र को मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, और गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है अर्थात गतिज ऊर्जा है उसके और उसके ताप के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। ये डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। ये वाली लाइन को नोट करिए, यहाँ से यहाँ तक तो हो ही गया था, उसके बाद ये वाला पोर्सन है एंडिंग का, ठीक है। और इसके लिए जरूरी नहीं है यहाँ लिखें, ये समझने के लिए था बस। तो हम पढ़ रहे हैं गैस का गतिज ऊर्जा जो होता है उसका और ताप के बीच में संबंध। हमने पढ़ा है कि ताप बढ़ाने पर गैस की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात गैस की गति बढ़ जाती है और टक्कर की संख्या बढ़ जाती है। तो वो रिलेशनशिप देख रहे हैं इस इक्वेशन से माध्यम, वो रिलेशनशिप देख रहे हैं इस इक्वेशन के माध्यम से। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक पढ़ा है प्रेशर बराबर 1/3 m नंबर था गैस के अणुओं की संख्या, और ये VRMS² V, ये हमने पढ़ा हुआ है। जहाँ से m क्या है, m है गैस के मोल, m को इस तरीके से भी लिखते हैं गैस का वजन है या फिर गैस का मोलर मास। मोलर मास है, मोलर मास किसका, या मोलर द्रव्यमान बोल सकते हैं इसको, द्रव्यमान गैस के अणुओं का, गैस के अणुओं का। n क्या है, संख्या है, संख्या अर्थात गैस के अणुओं की संख्या। V क्या है, आयतन है, कंटेनर है। और VRMS ये क्या है, गैस के जितने अणु थे वो सबका टोटल एक साथ स्पीड है, वेलोसिटी है, जिसको वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। VRMS क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग। ये क्यों लाया गया है, क्योंकि गैस के ढेर सारे अणु होते हैं और सबका वेग अलग होता है, इसलिए उनको कॉमन बनाने के लिए ऐसा लाया गया है।
अब हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होता है काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होता है 1/2 mv² होता है, ठीक है। लेकिन गैस के ढेर सारे अणु होते हैं। यदि मैं कंटेनर लूँ इस तरीके से और इस कंटेनर में जैसे हमने सिर्फ एक अणु को लिया था, लेकिन गैस के तो ढेर सारे अणु होंगे, एक तो होगा नहीं, सब अलग अलग दाब लगाएंगे। तो उसको यदि लूँ तो इसको हम मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं 1/2 mv1² प्लस 1/2 mv2², इसी तरीके से 1/2 mvn², इस तरीके से इसको बना सकते हैं। m अर्थात मास क्यों नहीं बदला गया है, क्योंकि सभी के जो द्रव्यमान है वो स्थिर है, फिक्स माने गए हैं, अर्थात सबके मोलर मास एक जैसे हैं, क्योंकि एक ही जैसे गैस के अणु रहेंगे सब, इसलिए। अब इसको यदि हम कॉमन सा लें तो सब में कॉमन क्या है 1/2 m है। और चूंकि गैस के अणुओं की संख्या ढेर सारी है, जैसे ए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, अर्थात उनके अणुओं की संख्या ढेर सारी है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n। और ये v1 v2 को मैं लिख सकता हूँ v1² v2² प्लस v3 भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, मतलब v3² और इस तरीके से vn²। इसके लिए हम कॉमन सा, चूंकि सब किसका गैस के अणुओं का वेग ही है, और वेग को हम कॉमन से रूप में v/RMS² अर्थात वर्ग माध्य मूल वेग रहता है उसका वर्ग लिखते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि इसके लिए गैस का काइनेटिक एनर्जी होता है उसके लिए इसका। और ये जो प्रेशर है इसमें देखिए यहाँ तक कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है, mn/v/RMS। इसको मैं समीकरण नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2। इस 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, मतलब समीकरण 2 से 1 में मान, अब एक वाला कैसे दिखने लगेगा, p = 1/3 है, मैं इसको ऐसा भी ले सकता हूँ 2/3 इंटू 1/2। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 ही बन जाएगा, mn/v/RMS²/v, इस तरीके से। अब 1/2 mn/v/RMS², 1/2 mn/v/RMS², इसको यदि मैं ऐसा कर दूं, देखिए 2/3 और इस v को मैं यहाँ ले आऊँ और इसके लिए 1/2 mn/v/RMS के लिए लिखूँ, तो ये समीकरण देखिए, इसके जगह मैं लिख लूँगा काइनेटिक एनर्जी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कैसे किया है हमने। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mn/v/RMS²। इसके जगह हमने मॉडिफाई कर रखा है और ये v तो हमने यहाँ ले आया, तो ये हो गया इस तरीके से p। अब इसको और यदि क्लियर करें तो ये देखिए हमको कैसा दिखने लगेगा, ये हो जाएगा p और ये v को इसके और यदि ले जाऊँ तो ये हो जाएगा pv, और ये 3 को भी इधर ले जाऊँ तो ये 3 हो जाएगा, और ये 2ke, इस तरीके से। और चूंकि हम किसके किसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देख रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी के में। देखिए यहाँ ताप, और ताप अभी तक आया नहीं है, हमने यहाँ तक लिख लिया लेकिन ताप अभी तक आया नहीं है। तो ये देखिए ये 3pv हो गया। अब इसको मैं pv बस लिख दूँ तो 3 इधर भेजूँ तो 2/3 हो जाएगा और ये ke हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मिल गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि आदर्श गैस जो समीकरण होता है, आदर्श गैस समीकरण, उसमें हमने क्या पढ़ रखा है, pv = nRT पढ़ रखा है। अब यदि मोल हमारे पास सिर्फ एक रहे, अर्थात एक n = 1 मोल हो, तब ये हो जाएगा pv = RT। अब इस समीकरण को मैं मॉडिफाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, RT = 2/3 ke, ठीक है। और ये R तो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से मैं इसको देखूँ तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, जो कि हमने किसमें पढ़ा था, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत में। अब ये क्यों लिखा गया, ये इसलिए लिखा गया क्योंकि इसका जरूरत हमको आंकिक, अर्थात इसके आंकिक जब पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो ये आपको याद रखना है, pv = 2/3 ke कैसे आता है। ये गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है उसके और ताप के बीच में ये संबंध है। ये कैसे हमने लाया, pv = nRT, ये आदर्श गैस समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण। और यहाँ पे हमने n अर्थात 1 मोल मान लिया, तो pv = RT हो जाएगा। और pv यहाँ भी है pv, तो इसकी जगह हमने RT रिप्लेस कर दिया, तो हो गया RT = 2/3 ke। 2/3 तो एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब उसका मान कभी नहीं बदलता, ये होता है कांस्टेंट का अर्थ, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने कांस्टेंट मान लिया। और इधर R ये भी क्या है, गैस कांस्टेंट है, इसका मान भी फिक्स होता है, इसलिए T समानुपाती ke। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा गैस के गतिज ऊर्जा और टेम्परेचर अर्थात ताप के बीच में संबंध कैसे बढ़ता है करके। अर्थात इससे हमको ये समझ में आता है कि ताप बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो जाता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है। और प्रेशर बढ़ जाता है, वो आप इससे समझ सकते थे, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम इनसे संबंधित आंकिक प्रश्न, जो पिछला वीडियो हमने वेग के से जो 3 प्रकार के वेग पढ़े थे या चाल पढ़े थे, उससे संबंधित आंकिक प्रश्न देखेंगे और वांडर वाल के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।